अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफ़ी। नाज़रीन, अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि जो बड़े सेक्टर हैं मईशत के, जिस तरह एग्रीकल्चर हो गया, सर्विसिंग सेक्टर हो गया और जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिसमें टेक्सटाइल हो गया और टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, इनके बारे में अक्सर बहस रहती है। लेकिन हमने देखा है कि जो वो सेक्टर जो कि ऑफन इग्नोर्ड सेक्टर कहलाए जाते हैं, जिसमें फिशरीज का एक प्रोमिनेंट सेक्टर है, पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है, इसके ऊपर खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई पुराने अदवार में। इस अदवार में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं फिशरीज सेक्टर के लिए, माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं, कौन कौन सी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं सेक्टर में, इसके बारे में आज हमने बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोग्राम कंपाइल किया है आपके लिए। अभी रिसेंटली दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने देखी हैं। एक तो सबसे पहला रेफ्रिजरेटेड सी वाटर बोट पाकिस्तान में मुतारिफ कराई जा रही है। अमूमी तौर पर प्रॉब्लम ये होती थी कि माहीगीर समंदर में जाते थे, जो वो फिश पकड़ते थे वो ज़्यादा देर समंदर में रहने की वजह से वो ख़राब हो जाती थी या उसकी क्वालिटी ख़राब होती थी, जिसके बायस वो ना सिर्फ लोकल मार्केट में बेचने में मुश्किलात होती थी बल्कि एक्सपोर्ट्स में भी मुश्किलात होती थी। अब ये रेफ्रिजरेटेड जो बोट मुतारिफ कराई जा रही है कि आपके सी वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेफ्रिजरेटेड फॉर्म के अंदर आप रख सकते हैं और आपकी जो लॉन्ग लास्टिंग और उसकी फ्रेशनेस है फिश की या सी फूड की वो बरकरार रहेगी और माहीगीरों का बहुत सारा जो लॉस है वो रिकवर होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली कामयाब जवान प्रोग्राम को एक्सटेंड किया है और फिशरमैन के लिए इसको और फर्दर टूल देके उनको ऑफर किया गया है ये प्रोग्राम, जिसके तहत जो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत आप लोन लेते थे स्मॉल एंड मीडियम साइज, वो अब खास तौर पे फिशरीज को ये हिदायत की गई है कि बैंक्स की तरफ से कि आप फिशरीज को और उससे मुताल्लिका जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये छोटे माहीगीर हैं, वो भी ये लोन हासिल करें और अपने आप को डेवलप करें, अपने ट्रेड को डेवलप करें और मुल्क की एक्सपोर्ट में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ ही हम बहुत ही एक्सटेंसिव पैनल ऑफ गेस्ट से आपका तारुफ कराना चाहेंगे। मेरे साथ राइट पे मौजूद हैं मिस्टर सफ़र कुंडी साहब, जो कि पाकिस्तान फिशरीज एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर अतीकुर रहमान साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और KCCI से इनका ताल्लुक है, खास तौर पर पोर्ट्स शिपिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की सब कमेटी के रुकन भी हैं और इस मौजू के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले जफर साहब आपसे थोड़ा सा की इंसाइट्स लेना चाहूँगा कि ये एक तो बताइएगा कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितने माहीगीर और कितनी कंपनी इससे ताल्लुक़ रखती है प्लीज़। असल में जो सी फूड इंडस्ट्री है ना हमारी, वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सिंध से लेकर बलूचिस्तान यानी गवादर जीवानी तक जी जी यहाँ तकरीबन 15 लाख अफराद जो है इससे मुंसलिक हैं। सही, 15 लाख अफराद। 15 लाख अफराद, फिर इन 15 लाख अफराद के साथ फिर इनके जो ख़ानदान मुंसलिक हैं, सही है, वो फिर आप देखें तो वो तकरीबन 60-70 लाख पे चले जाते हैं। सही है, जो लोग वाबस्ता हैं इस इंडस्ट्री के साथ, सही है। तो 60 लाख जिंदगियां वाबस्ता हैं। जिंदगियां वाबस्ता हैं। फिर हमारी जो सी फूड इंडस्ट्री है, सिर्फ सी फूड से वाबस्ता लोग नहीं बल्कि इसके साथ मुख्तलिफ दूसरी इंडस्ट्रियाँ जो है ना वो मुंसलिक हैं। जैसे आप देखें कि पैकिंग मटेरियल की इंडस्ट्री है, आइस इंडस्ट्री है, आपका ऑयल डीजल की इंडस्ट्री है, आपके अलावा इसके अलावा लॉजिस्टिक की इंडस्ट्री है। सही है। तो ये सब लोग फिर इसके साथ एडिशनल तो कुल मिला के 60 से 70 लाख लोग आप समझते हैं कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट होते हैं। अब ये बताइए कि फिशरीज की जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं आपकी एसोसिएशन में, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी तादाद कितनी है इस वक्त? जो है ना कराची के अंदर जो फिश प्रोसेसिंग प्लांट हैं जी वो तकरीबन 70 से 80 फिश प्रोसेसिंग प्लांट हैं। सही है। और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ना 30 से 35 प्रोसेसिंग प्लांट हैं जो कि औरमाड़ा, पसनी, गवादर और जेवनी में मौजूद हैं। और इसके अलावा कुछ जो फ्रेश एक्सपोर्टर हैं, सही है, जो फ्रेश मटेरियल बायर एक्सपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन जो है ना 150 से 200 अफराद ऐसे हैं जो फ्रेश बायर जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। सही है। तो 250 से 300 कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर कंपनियां हैं जो कि हमारे एक ग्रुप में एसोसिएशन के अंडर काम करती हैं। सही है। और इसके अलावा हमारी जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 4-5 साल से मुसलसल इंक्रीज़ की तरफ जा रही है। आप मुझे कोई नंबर बताएंगे अभी हाल ही की एक्सपोर्ट्स के फिगर्स? तकरीबन 2014-15 में जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो 250 मिलियन US डॉलर थी। सही है। 2019-20 में ये 450 मिलियन US डॉलर पे
आ गई है। सही है। तो इसमें कोई माशाल्लाह खातिर खा इजाफा तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि खातिर अगर इजाफा एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो हाँ, बहुत ही कम। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है, सी फूड इंडस्ट्री, और जितने भी प्रोसेसर है, एक्सपोर्टर हैं, वो सब अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की कोई बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ठीक है। और जो यानी प्रॉफिट लॉस जो भी है हर किसी का इंडिविजुअल है इसके अंदर। और आज तक यानी हमें तकरीबन पिछले 15-20 सालों में तो हमने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट गवर्नमेंट की सतह पे नहीं नंबर दिया रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको प्लीज हैंग ऑन हियर, मैं अतीक साहब की तरफ आऊँगा। अतीक साहब, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 250 मिलियन से 450 मिलियन, ये तकरीबन 8 साल के अंदर ऑलमोस्ट ये अचीव हुआ है। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा मुतारिफ करिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट की मेजर्स हैं जो कि लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया बाकर। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि भाई कुंदी साहब अभी बता रहे थे सारे फिगर्स वगैरह, पाकिस्तान की जो डीप सी फिशिंग है ना, उसके बहुत बड़े पोटेंशियल है और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसको ग्रो होने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत सख्त शुरू से ज़रूरत थी। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इमरान खान साहब की, उसने जहाँ दूसरी चीज़ों को रियलाइजेशन किया, वहाँ इस पर एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन किया। और अपने पिछले चंद महीने पहले एक मेरी टाइम एंड शिपिंग पॉलिसी आई जो इसको इनकरेज करने के लिए न सिर्फ ये कि फ़िशरमैन को बल्कि पूरी फ़िशिंग इंडस्ट्री और सी फूड को इनकरेज करने के लिए उसमें बड़े इंसेंटिव्स दिए गए। उसमें सबसे बड़ा इंसेंटिव ये था कि 3% पे लॉन्ग टर्म लोन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गरीब फाइनेंस स्कीम अनाउंस की गई, जिसपे न सिर्फ ये कि आप बड़े बोट्स खरीद सकते हैं, ड्रेजर्स खरीद सकते हैं, बल्कि शिपिंग बोट्स भी आप खरीद सकते हैं। जब वो आप लॉन्ग टर्म पे खरीद सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जिससे आप वो इक्विपमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं जो शिपिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो शिपिंग इंडस्ट्री से एफिलेटेड होते हैं। ये एक इतना बड़ा इंसेंटिव था कि अगर इसको अवेल किया जाए तो हमारी फिशिंग इंडस्ट्री अकेली हमारी एक्सपोर्ट के जो टारगेट्स हैं उनको मीट कर सकती है। एक सेकंड हैंग ऑन, ये इंसेंटिव आपने अवेल किया या नहीं किया, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको साथ साथ लेके चलूंगा। जी, जो लास्ट गवर्नमेंट थी PML नून की, जब वो जाने से पहले मई 2018 में उन्होंने एक फ़िशिंग पॉलिसी जो है वो डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी अनाउंस करके वो चले गए थे। सही है। जब ये गवर्नमेंट आई जुलाई 2018 में, तो इन्होंने जब ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो उसमें जो पॉइंट्स थे वो उसका हमारी फ़िश इंडस्ट्री के साथ काफ़ी तजाद आ रहा था। सही। नहीं, मुझे ये बताइएगा स्पेसिफिकली 3% मार्कअप के ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन दिया जा रहा है स्टेट बैंक में, आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज, आया ये इफेक्टिव हो गया या नहीं हो गया? अगर हो गया है तो आपने अवेल क्यों नहीं किया? अभी तक तो कोई ऐसा लोन जो है ना अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ जो है ना बातों तक है ये। अच्छा, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक इंसेंटिव लिया जिसमें कामयाब जवान प्रोग्राम का आपने जिक्र किया। उसके तहत एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ जिसमें 4 बैंक, हबीब बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल फलाह और नेशनल बैंक ने साइन किया विद मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स कि जो इस प्रोग्राम के तहत फिशरमैन को इंसेंटिव देंगे, लोन देंगे। बिकॉज इरादा यह है कि किसी तरह मुल्क से गुर्बत को ख़त्म किया जाए और सपोर्ट किया जाए इस बात पे कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। उसमें फिशरमैन को फोकस किया गया ख़ास तौर पे। तो ये भी एक बहुत, वो जो स्टेट बैंक की पॉलिसी का मैंने जिक्र किया, एक वो बहुत बड़ा इंसेंटिव था। दूसरा ये बात सारी है कि बैंकों को मोबिलाइज करना और उनको आगे लेकर आना, ये तो इंटरेस्ट शो करेंगे फिशरमैन और उनकी सोसाइटीज़ और उनके लोग, तो ये चीज़ें आगे आएंगी और मोटिवेशन होगा। जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इजी लोन्स दिए गए, लॉन्ग टर्म लोन दिए गए, इसी तरह ये बहुत बाकमाल मैग्निफिसेंट स्टेप है कि फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा काम हुआ। और ये हम देखते हैं कि माजी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, इससे बड़ा और क्या होगा कि जहाँ शिपिंग इंडस्ट्री को कहा जा रहा है, जहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री को कहा जा रहा है, जहाँ सी फूड की एक्सपोर्ट्स के पोटेंशियल्स को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिस बोट पे पाकिस्तानी फ्लैग लगेगा, जो पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर होगी, उसको फर्स्ट बर्थिंग राइट मिलेगा। गोया कि वो डैमरेज से भी सेव हो रही है। तो आपके एक्सपोर्ट पोटेंशियल, फिशिंग पोटेंशियल, शिपिंग पोटेंशियल, इसको इतना ग्रो किया है गवर्नमेंट ने जिसकी एक हद होती है, इट्स ऑन द हाइट। अब इसको किस तरह अवेल करना है ये तो इन लोगों का काम है। और बताइए इधर की, क्योंकि बिकॉज़ ही इज रेफरिंग टू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो बातें हैं, ये सब जो है ना अखबारी बातें हैं, ठीक है ना, खाली बयानात तक हैं, ठीक है। ये जो बेनिफिट है ना, अभी तक किसी को कोई बेनिफिट, पहले मेरे को एक बात बताएं कि किस माहीगीर की बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट जो बात कर रही है, माहीगीरों को कौन सा माहीगीर?
देखें बात ये है ना कि जब दूसरा जब जो आप प्रोग्राम है वो तो अभी आया है, नहीं जो कामयाब जवान प्रोग्राम है तो लास्ट वीक आया है। लास्ट वीक आया, लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो या कोई प्लानिंग करते हो तो कम से कम जो स्टेक होल्डर होते हैं आप उनको कम से कम एतमाद में लेते हो, ठीक है। अब जो आपके पास रजिस्टर माहीगीर है ना, ठीक है, यानी आप उन्हीं लोगों को लोन दोगे जो आपके पास जो रजिस्टर होंगे, जो गवर्नमेंट के कागजों में रजिस्टर होंगे। आपके पास टोटल जो है ना 10% 20% लोग रजिस्टर हैं, इसके अलावा 80% ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। क्या वो बैंक में अगर जाता है उसकी गारंटी कौन देगा? देखिए एक ये भी बड़ा मसला है। अब मेरी बात सुने आप, जी जी, जिस तरह बात की है अतीक साहब ने कि जो डीप सी फिशिंग के बारे में आपने बात की है और फॉरेन ट्रॉलर के बारे में बात की है, पाकिस्तानी फ्लैग की बात की है, हाँ, यहाँ पे जब ये पॉलिसी आई थी ना तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन मसला ही फॉरेन ट्रॉलर का आया था, क्योंकि जब ये डीप सी पॉलिसी अनाउंस हुई थी तो किसी को एतमाद में इन्होंने नहीं लिया था, किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी स्टेक होल्डर को। बोट ऑनर एसोसिएशन है, फिशरमैन फोक है, एक्सपोर्टर्स हैं, किसी को एतमाद में लिए बगैर एक पॉलिसी जो है ना अनाउंस कर दी गई, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आप सही कह रहे हैं। एक तरफ ये मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पे एसोसिएशंस खाइफ रहती हैं। ऐसा क्यों है? मतलब प्लीज देखिए उसकी कोई बहुत सारी रीजंस नहीं है। उसकी मेन रीज़न यही है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि जो एसोसिएशंस हैं उनको कांटेक्ट नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर कांटेक्ट कर भी लिया जाए तो जो लोग लोन लेके जा रहे हैं उनको अपने आप को जो है ना वो प्रूफ करना होगा, उसकी गारंटीज देनी होंगी, उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने होंगे। उसके लिए उनको आई थिंक नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट की यही होगी कि वो इन लोगों को इसका नो हाउ दें, इसकी मोबिलाइजेशन दें कि कैसे ये लोन्स अवेल किए जा सकते हैं और बैंक्स को मोटिवेट करें। देखिए बैंक ने अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और मैरीटाइम मिनिस्ट्री भी उसमें एक हिस्सा है, तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ को, ये लास्ट वीक ही हुआ है, मैं नहीं समझता कि इस पर कोई काम नहीं होगा। इस पर ज़रूर काम होगा। अभी ये पेपर वर्क से निकलकर इम्प्लीमेंटेशन की हद तक जाएगी नहीं और ये प्रोसेस होगा। जब ये बात सारी ये हो रही है, मेरा कहना और मानना ये है कि मैं जिन पॉलिसीज़ का जिक्र कर रहा हूँ मैं उन पॉलिसीज़ के मुताबिक बता रहा हूँ कि ये मैग्निफिशेंट पॉलिसीज़ है, ये माजी में नहीं हुई। लेकिन भाई की बात से अब ये बात सामने आती है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी अब गवर्नमेंट को सेकंड स्टेप लेनी है। 3% लोगों को जाके मिलना है। पॉलिसी है, अगर फिशरमैन ये अवेल नहीं करता तो यू कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट। अगर आपने डिड यू अप्लाई एट एनी स्टेट बैंक और बैंक की 3% के लोन की पॉलिसी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं? नहीं 3% की बात नहीं है, बात यह है कि कौन लोग अप्लाई करें। फिशरमैन के लिए क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखा है? कोई रजिस्ट्रेशन तो रिक्वायर्ड होगी। हमें देखिए एक बात हमें पहले तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन तो यानी अगर आपके पास 15 लाख लोग इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री के साथ, क्या वो आपके पास रजिस्टर हैं? वो लोग आपके पास कितने रजिस्टर? क्वेश्चन इज, मैं आपने जिस तरह आपने कंपनी बताई वो आपने बताई कुल मिला के कोई 70 से 80 प्लांट्स आपने बताए यहाँ पे, और आप दूसरी जानिब कह रहे हैं कि 15 लाख लोग वापस आए, फिर आप कह रहे हैं कि 250 से 300 कंपनीज है टोटल मिला के। अब ये 15 लाख लोग 250 कंपनीज में तो नहीं समा सकते इन टर्म्स ऑफ साइजिंग, तो इसका मतलब ये कि बहुत सा काम अनरजिस्टर्ड है। यानी 15 लाख लोग से ये मुराद नहीं है कि वो कंपनियों के साथ मुंसलिक हैं। नहीं हाँ। शोबे से वाबस्ता है, शोबे से वाबस्ता है। तो अब जब वो अप्लाई करने जाएंगे तो उन्हें कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। एज एन एसोसिएशन क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम देखिए 2-3 चीजें अमूमी तौर पर, लाइक गवर्नमेंट एंड एसोसिएशन, किसी भी आप इंडस्ट्री ट्रेड की बॉडी उठा के देख लें, लेट्स से केसीसीआई देख लें, हमेशा इख्तलाफ रहता है गवर्नमेंट के साथ, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिसीज हैं, असल में हमें पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं है, पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, यानी इसके अंदर बहुत इंसेंटिव है, पॉलिसी से हम लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे ना, पहले किए ना, लेकिन बात यह है ना कि तरीक़ेकार जो है ना वो गलत है। ठीक है, देखें आप फॉरेन ट्रॉलर लेके आते हैं डीप सी फिशिंग के लिए, आप अपने ट्रॉलर को क्यों नहीं उसको मॉडिफाई करते? ठीक है, इस काबिल उसको क्यों नहीं करते कि अपने ट्रॉलर आपके खुद जाएं और वो डीप सी फिशिंग करें? उसके लिए क्या करना होगा प्लीज़? यानी जैसे मसला ये है ना कि आप हमारे जो ट्रॉलर है ना वो जो है वो लॉन्ग लाइनर नहीं है। लॉन्ग लाइनर जिसके अंदर जो है वो टूना जैसी मछलियाँ जो डीप सी में पाई जाती हैं वो पकड़ी जाती हैं, उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको प्राइवेट सेक्टर डोमेन, ये प्राइवेट सेक्टर का डोमेन है? जी प्राइवेट सेक्टर का डोमेन है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट जैसे अगर एक बोट जो है ना इस वक्त जो बनती है ना वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए की बनती है इस वक्त जो बोट बनती, उसको अगर आप लॉन्ग लाइनर में कन्वर्ट करने जाओगे, गिल नेट से लॉन्ग लाइनर की तरफ कन्वर्ट करने जाते हो,
तो एक तो लॉन्ग लाइनर में उसका जो एक्सपेंसेस हैं वो डबल हो जाएंगे। सही, तो मतलब ठीक है, 5 करोड़ का 5 करोड़ अगर गवर्नमेंट जो है 50% उसमें शेयर डाले, सही है, और उसको इजी लोन की सूरत में उसको डिवाइड कर दे, तो तब ये फिशरमैन के लिए बड़ा बेनिफिट होगा। सही। फिर अच्छा, फिशरमैन जो है ना उसमें इन्वेस्ट करने आई को गॉट योर पॉइंट, बहुत ही की पॉइंट हाईलाइट किया आपने। जी। जो अतीक साहब यही तो बता रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आप आसान अक़सात के ऊपर 3% में लॉन्ग टर्म लोन, इज एम आई करेक्ट, 3% पे लॉन्ग टर्म लोन लें। फॉर एग्जांपल अगर आप आधी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आधी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको लोन देगा और आप इसको कन्वर्जन करें। द बिगर क्वेश्चन इज कि आपने एसोसिएशन वाइड फिशरीज के पूरे सेक्टर के अंदर लोगों तक ये बात पहुंची है नहीं पहुंची? अभी तक तो कोई ऐसा कोई because you being an association head are saying कि there is आपकी no, बात सही है, लेकिन अभी तक हमारी फिशरी के अंदर कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा सर्कुलर आया नहीं है। देखिए मैं आपको हाँ, देखिए जो शिपिंग और मैरीटाइम पॉलिसी है उसका ताल्लुक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। जो जैसे भाई बता रहे हैं कि 250-300 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सी फूड एक्सपोर्ट्स में डील करती हैं। ये जो शिपिंग पॉलिसी है इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब कामयाब जवान प्रोग्राम जो मॉडिफाई करके मजीद आया उसका ताल्लुक इंडिविजुअल फिशरमैन से। अब ठीक है, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज दे दी, हम लोग ये बात सोचते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन से इंसेंटिव्स हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जाकर काम करें और बिजनेस करें, एंड बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट। तो फिशिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बनकर सामने आई है, इन्होंने शुरू में बताया कि जिसका इतना जिक्र नहीं है, लेकिन ये बहुत पोटेंशियल इंडस्ट्री है। ये एक तरफ जहां प्रॉफिट मोटिव पे बहुत काम कर सकती है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम आ गई और इंडिविजुअल के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन सब की नो हाउ के लिए हमको आगे आकर के इन पॉलिसीज को स्टडी करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज दी हैं, और ठीक है आप तक इसकी नॉलेज पहुंचनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान की कोस्ट लाइन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन बहुत कम मुल्कों के पास होती है। सिंध से लेकर पूरा बलूचिस्तान तक हमारी कोस्ट लाइन है। हम इसमें अपने एक्सपोर्ट्स का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम फिशिंग की ग्रोथ से भी बढ़ा सकते हैं, फिशिंग की एक्सपोर्ट से भी बढ़ा सकते हैं, और सी फूड की एक्सपोर्ट से भी उस ट्रेड डेफिसिट को कर सकते हैं। अभी भाई ने एक फिगर दिया था 450 मिलियन का आपने कोई एक्सपोर्ट की है जी। ये एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये 4.5 बिलियन डॉलर तक जा सकता है, जो कि एड बैक करेगा हमारी एक्सपोर्ट्स के पोटेंशियल्स में और फिगर्स में। तो इस पर बड़ी काम करने की जरूरत है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं ये इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं। अब ये पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी, अब इस पे अमल करना, बैंकों से इस पे काम करवाना, ये तो उन लोगों का काम है जो इस बात पे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सपोर्ट इंडस्ट्री में जाकर कहां प्रॉफिट मोटिव कर सकते हैं और कहां पे पोटेंशियल है, कहां अपॉर्चुनिटी है। तो मैं समझता हूं कि फिशिंग इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग मनी एंड प्रॉफिट एंड डिक्रीजिंग द ट्रेड डेफिसिट ऑफ द कंट्री। जी, थोड़ा सा नए पॉलिसी के मेन फीचर्स के बाद अगर आपकी नज़र से गुजरी है तो प्लीज़ बताइएगा। नहीं, अभी मैंने इतना इसको स्टडी नहीं किया, लेकिन अभी तो जो है ना सिर्फ इसका जवान प्रोग्राम जो आया है इसका, उसमें तो यानी ये इजी जो लोन्स का मेन जो है मेन पॉइंट यही है, जो इजी लोन दे रहे हैं फिशरमैन को। लेकिन बात यह है ना कि हम लोग अभी भी जो है ना कम से कम 30-40 साल पीछे चल रहे हैं दुनिया से। ठीक है, हम लोग जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं ना, आप कहते हो ना कि इतनी एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही, हम लोग अभी सिर्फ रॉ मटेरियल लाते हैं फैक्ट्रियों में, उसको फ्रीज करते हैं, रॉ मटेरियल आगे जो है ना दूसरी कंट्रीज को देते हैं, वो लोग उसको रीप्रोसेस करते हैं, उससे वैल्यू एडेड बनाते हैं, और वो जो $2 की चीज़ होती है वो $10 में वो बेचते हैं। ठीक है, हम लोग वो $2 पे खड़े हुए हैं, हम लोग उनको, हाँ बिल्कुल। अब हमारी इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन की तरफ लाने के लिए, क्योंकि जो मशीनरी है, जो प्लांट्स हैं, वो इतने महंगे हैं कि हमारे एक्सपोर्टर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक प्लांट जो है ना, एक मशीनरी 10, 15, 20 करोड़ का एक प्लांट आता है। सही है। तो वो उसमें यानी एक तो आप प्लांट जब मंगाते हो उस पर ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा हैं हमारे यहाँ कि जितने का प्लांट होता है उतने तो ऊपर एक्सपेंस आ रहे होते हैं उसके। सही है। तो वो एक तो यानी इस साइड पे कोई हमारे को सपोर्ट नहीं है। दूसरा जो है ना, हमारा जो सबसे बड़ा मेन इशू है जो हमने हर फोरम पे उठाया है कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना इलेक्ट्रिक का है। यानी आप फ़िश पकड़ने से लेकर और जब तक वो कस्टमर के हाथ में नहीं जाती
उसमें आपका इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल है, और हमारा बिजली का जो बिल है वो इतने हाई बिलिंग है, यानी पर यूनिट 23 से 24 रुपए यूनिट पड़ रहा है। कमर्शियल रेट होंगे, कमर्शियल रेट। तो यानी हम कई फोरम पे ये बात उठा चुके हैं कि भाई हमें कम से कम जो है ना हमारी इसी पे आपके साथ वापस आऊंगा। मेरे साथ मोहम्मद अली साहब ऑनलाइन मौजूद होंगे, चेयरमैन है फिशर फोक फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा ये बताइएगा कि लेटेस्ट जो पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की जानिब से, उसके की खदोखाल जरा बयान कीजिएगा। पॉलिसी तो कोई सच नहीं आई है फिशरीज के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो अभी कामयाब जवान प्रोग्राम को एक्सटेंड किया है फिशरीज के अंदर, जी कामयाब जवान प्रोग्राम को जो एक्सटेंड किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट वीक के फिशरीज से वाबस्ता लोगों को भी लोन फराम किए जाएंगे, आपको आपके इल्म में है या नहीं है? नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है कि अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए ओवरऑल जो फिशरीज सेक्टर है उसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है अभी, और क्या क्या इकदाम गवर्नमेंट को उठाने चाहिए यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखें हमारे मुल्क में जो है ना वो दो किस्म की माहीगिरी होती है, एक समंदरी, दूसरी जो है मीठे पानी की। दोनों किस्म के माहीगिरी से जो है वो इस मुल्क में कोई 40 लाख माहीगिर जो है वाबस्ता हैं। और सिर्फ जो हमारे कोस्टल एरिया जो हमारी 1050 किलोमीटर पर मुश्तमिल कोस्ट लाइन है, जिसमें 700 किलोमीटर जो बलूचिस्तान है, 350 किलोमीटर सिंध की कोस्ट लाइन है, और इसमें कोई तकरीबन 25 लाख माहीगिर जो है इस समुद्री माहीगिरी से वाबस्ता है। और जो माहीगिरी है उसको बहुत सारे खतरात हैं। सबसे बड़ा खतरा जो है वो ओवर फिशिंग का है। ओवर फिशिंग जो है वो डीप सी फिशिंग टावर्स के साथ की जा रही है, और नुकसानदार जाल इस्तेमाल होते हैं, मेरीन पोल्यूशन है। आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट यू, मुझे ये बताइएगा स्पेसिफिकली कि आपको क्या क्या इकदामात गवर्नमेंट को रेकमेंड करेंगे कि वो आपकी इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए उठाए? ये सबसे पहले जो पहला इकदाम है कि इस मुल्क में माहीगिरी की ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जिसके से जो है वो पायदार माहीगिरी हो, जो है माहीगिरी को नुकसान ना हो। क्योंकि इस वक्त तक जो है वो मोर देन 70% जो फिश स्टॉक है वो समंदर का कम हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की का जो फिश स्टॉक सर्वे है वो हमें बताता है कि जो है ना वो मोर देन 70% फिश स्टॉक कम हो चुका है। तो अब इस किस्म की पॉलिसी की जरूरत है जिसके तहत जो है वो फिश स्टॉक जो है ना वो अब मजीद कम ना हो, और जो इससे वापस जो मकामी माहीगिर है उनका रोजगार बेहतर हो। मुझे ये बताइएगा, चलें ये तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है कि आपकी इंडस्ट्री को फ़रोग मिले, एंड मैं स्पेसिफिकली अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपने पिछले 4-5 साल में फ़िशरीज़ की फ़रोग देने के लिए या सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, या अभी तक वो 25 साल पुराने तरीकों पे आप काम कर रहे हैं? ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। देखो पहली बात ये कि जो जदीद तरीके हैं फिशिंग के, उसकी वजह से जो है ना फिश स्टॉक कम हुआ है और फिशिंग हुई है, जो है ना वो कैपेसिटी जो है ना वो बोट्स की बढ़ी है, तादाद बढ़ी है। तो इस वक्त जो है ना वो खुद FAO ने ये महसूस किया है कि अब इस दुनिया में जो है जो छोटे पैमाने की माहीगिरी है उसको ज्यादा फरोग देना चाहिए बनस्बत जो है ना वो इंडस्ट्रियल फिशरीज को। अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से माहीगिरी को और फिश स्टॉक को जो है ना वो बहुत सारे खतरात लाक है, जिसकी वजह से हमारी माहीगिरी या फिश स्टॉक जो कम हुआ है। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम जो है ना वो इकोलॉजिकल और जो है ना वो सस्टेनेबल फिशिंग की तरफ जो है ना वो हम रागब हों, और वो छोटे पैमाने की माहीगिरी। जी आपने अपने एंड पे कोई इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में? देखो हमारी तो माहीगिरों की तंजीम है, हम माहीगिरों के हुकूक के लिए बात करते हैं। जी जी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम हुकूमत से जो है आए दिन मुतालबात करते रहते हैं कि भाई जो है वो इस वक्त हमें सस्टेनेबल और इकोलॉजिकल फिशरीज की जरूरत है, ना कि जो ना इंडस्ट्रियल और जो मॉडर्नाइजेशन की। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे और ज्यादा तबाह होंगे। आप मुझे ये बताइएगा, कोई आपकी एसोसिएशन में कोई मैरीटाइम का कोई अच्छा साइंटिस्ट या कोई अच्छा रिसर्चर है जो कि आपको ये पूरी पॉलिसी तरतीब दे सके? जी बिल्कुल, इस मुल्क में है, इस दुनिया में, दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो UN का इदारा है FAO, उनकी जो 2011 में स्मॉल स्केल फिशरीज पॉलिसी उन्होंने जो बनाई है, जो गाइडलाइन उन्होंने बनाया है,
मैं कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको जो है अडॉप्ट करे और उसके तहत जो है अमल करे और हमारी माहीगिरी बच सकती है। ठीक है, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अतीक साहब, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जितनी बात मेरी अभी हो रही है, दोनों बड़ी एसोसिएशंस के टॉप प्रोफेशनल्स को अभी तक नहीं पता, आई एम सॉरी, अभी तक नहीं पता, इसके बारे में आपने डिटेल में पता नहीं है, तो पॉलिसी से लाइल्मी है। सो द फर्स्ट बिगर क्वेश्चन इज कि आपको पॉलिसी पता ही नहीं है, सो आप आइसोलेशन में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी निकाल रही है और जो बड़ी एसोसिएशन के दो टॉप के प्रोफेशनल्स हैं, दे डोंट इवन नो द पॉलिसी। व्हाट डू यू वांट टू से? बिल्कुल सही बात है, ये तो हक है। और मैं चैम्बर में भी और बिजनेस फोरम्स में और विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ पे भी जाके मैरीटाइम और शिपिंग पॉलिसी पे बात करता हूँ, तो लोग मेरा मुंह देखते हैं, मैं इस पॉलिसी को बयान करता हूँ। तो बात सारी है कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई। ज़रूरत इस बात की थी कि इन पॉलिसीज़ के बारे में और जो अभी कामयाब जवान प्रोग्राम आया, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। जिस तरह लो कॉस्ट हाउसिंग पे इतनी बात की गई है कि हर इंसान को उसके बारे में पता है, इस तरह इन पॉलिसीज़ के बारे में पता। देखिए ये इतनी अच्छी पॉलिसीज़ हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि इसका प्रीएम्बल है वो ये है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए और पॉवर्टी को मिटाने के लिए पॉलिसीज लाई गई हैं। इसका प्रीएम्बल देखें कितना मजबूत है। फिर उसके बाद ये कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, इजी लोन्स पर हैं, शॉर्ट मार्कअप्स पर हैं, और इसका मेन मकसद फिशरमैन की कंडीशन को इंप्रूव करना है, सी फूड की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, कोस्ट लाइंस को डेवलप करना है, और साथ में आपके इक्विपमेंट्स खरीदने में एक्सेस टू फाइनेंस प्रोवाइड करना है। और फिर सबसे बढ़कर वैल्यू एडिशन की बात अभी जफर भाई कर रहे थे, उसके बारे में बात की गई है कि इसमें वैल्यू एडिशन ऑन डीप फ्रीजर्स, ऑफलाइन फ्रीजर्स, बोर्ड्स, ये सारी चीजों की परचेजेस को आसान बनाने के लिए इस पॉलिसी में जिक्र। मैं जरूर इस बात को यहां पे कहूंगा कि मैं देख रहा हूं कि इस प्रोग्राम में आकर भी मुझे वही सॉरी फिगर कट करनी पड़ रही है, जिसमें देख रहा हूं कि मुझे अगर किसी चीज का इल्म है तो वो इल्म मेरे भाइयों को नहीं है जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक है, विच इज वेरी पैथेटिक। ये चीज भी गवर्नमेंट को लोगों को बतानी चाहिए। अच्छा ये एक जी प्लीज आप प्लीज बताइए। जी मैं इस पे एक बात कहूँगा कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो ना, जैसे हमारी इंडस्ट्री से मुतल्लिक आप पॉलिसी बना स्टेक होल्डर्स को साथ लें, कम से कम आप स्टेक होल्डर को तो साथ लें, उनसे आप पहले डिस्कस तो कर लो ना कि आपके मसाइल क्या हैं, आपको क्या लोन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं, मैं एक लोन ले लेता हूं, अगर मैं वो उतार ही नहीं सकता, हाँ मेरी इनकम का ज़रिया इतना कमज़ोर है, ठीक है, और मुझे रॉ मटेरियल इतना महंगा मिल रहा है और आगे मैं उसको रीप्रोसेसिंग की फैसिलिटी भी नहीं है मेरे पास, हाँ, तो मैं वो 3% भी मेरे लिए भारी है। 3% भी भारी है, 3% भी भारी है। पहले आप जब पॉलिसी आप बना रहे हो, कम से कम आप स्टेक होल्डर से मशवरा तो करो कि आपके मसाइल क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं। आप सही कह रहे हैं जी जी। कि अब आप कहें कि भाई हमें पता नहीं है, हमें तो सिर्फ आपको भी क्या, आपके पास क्या नॉलेज है, आपके पास यही नॉलेज है ना, जवान प्रोग्राम एक आया है उसके तहत जो है ना इजी लोन मिल रहे हैं, इसके अलावा और फिशरमैन को के लिए भी फिशरमैन अब मैंने 10 लोगों से बात की है, सब ने कहा है कि यार ये कौन से फिशरमैन है जिनको ये लोन मिलेंगे। सही है, कौन से फिशरमैन है? आप मुझे बताइएगा, आई एम जस्ट वांट टू आस्क ए कनेक्टिंग क्वेश्चन, क्या आपकी गवर्नमेंट के किस ऑफिशियल से कोई कनेक्टिविटी होती है बीइंग एन एसोसिएशन? क्योंकि कनेक्टिविटी लाइन एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन पास हो। देखें हम लोग तो कनेक्शन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के साथ भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ भी है हमारा कनेक्शन, दोनों के साथ हमारा कनेक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम ने जब ये इसको इंट्रोड्यूस कराया, आप तक कोई हमसे कोई इस बारे में पहुंचा? हमें इस बारे में ना इत्मीनान, यहाँ पे कम्युनिकेशन लाइंस हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड कि आप वो भी कम। और एक चीज़ जो हम हर दफ़ा डिस्कस करते हैं, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट या प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, हमने हमेशा एक बात कही है कि इस मुल्क में जो रॉ मटेरियल आता है आप उसमें से ड्यूटीज वेव ऑफ कर दें। इनका भी यही पॉइंट है कि फिशरीज पे भी अगर ड्यूटीज को हटा दिया जाए तो फ्लॉरिश कर जाएगी ये इंडस्ट्री, जम करेगी और इसके मार्जिन ज़्यादा हो जाएंगे। एक चीज़ ये फिर डिमांड इस प्रोग्राम में आती है कि ना सिर्फ ये कि इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स की ये डिमांड है कि आप रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे ड्यूटीज को कम करें, बल्कि ये फिशरमैन की और फिशरीज की भी डिमांड है, सी फूड एक्सपोर्टर की भी यही डिमांड है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने हमेशा कहा है कि वी आर द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट टैक्स एनर्जी पेयर्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा हम कॉस्ट ऑफ एनर्जी पे करते हैं।
यही चीज आपकी तरफ से आ रही है कि आपको भी फिशिंग में प्लांट और मशीनरी चलाने में जिसके ऊपर आप ड्यूटी पे करते हो और जिसको आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा है, अगर ड्यूटी हट जाए तो वो थोड़ी चीप हो जाए और वो एक्सेसिबल हो जाए, तो इसी तरह कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो भी आपके लिए भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, ये भी कंसीडर करने की जरूरत है। बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ना, इनका मेन असल में टारगेट क्या है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ठीक है। हम लोग भी यानी हम भी यही चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है, यानी आप देखें इसमें 3-4 पॉइंट हैं। जब तक हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे, एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। यानी हम $1 की चीज़ जब तक $5 में या $10 में नहीं बेचेंगे ना, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन जाने के लिए जो हम मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स, कम से कम उस पर ड्यूटी जो है ना वेव करनी चाहिए। अभी कितना स्ट्रक्चरल ड्यूटी कम बताएंगे? अभी जो है ना तकरीबन जो है ये 25 से 30% जो है ना ड्यूटी लग रही है, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। सही है। इसके बाद जो है जो यूटिलिटीज़ बिल्स हैं हमारे, जैसे सबसे बड़ा बिजली का इशू है, कम से कम हमें उन 5 सेक्टर में शामिल किया जाए, जैसे टेक्सटाइल है, आपके स्पोर्ट्स है, सर्जिकल है, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइज हैं, ठीक है। उनका पर यूनिट जो है ना 12 रुपये पड़ता है बिजली का। अच्छा, वहाँ उनका बिजली का इस्तेमाल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना टेक्सटाइल वालों का कितना इस्तेमाल है? आप ज़्यादा ज़्यादा कपास से धागा बना लेंगे, उसके बाद वो गांठें जो है ना गोदाम में रख देंगे, वहाँ एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है। हम लोग तो जो माल फ्रीज़ करते हैं ना उसको कोल्ड स्टोरेज में जाता है, कोल्ड स्टोरों में भी बिजली का इस्तेमाल है। उसके बाद जब कंटेनर्स में लोड होता है वहाँ भी इलेक्ट्रिक है, प्लगिंग सिस्टम है, ठीक है। हम लोगों को तो टोटल जो है ना। अच्छा, आपने ये दोनों रिकमेंडेशंस दी हैं गवर्नमेंट को? बिल्कुल हमने दी हैं, रिटर्न में दी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दी हैं, मेरीटाइम को दी हैं। इसके अलावा और कौन सी रिकमेंडेशन है जो कि आप देना चाहेंगे? इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है ना कि हमारे यहाँ ईरान और पाकिस्तान में टूना फिश की स्मगलिंग है, ठीक है, ठीक है। आज तक कोई गवर्नमेंट स्मगलिंग को रोक नहीं सकी, ठीक है। अब क्या होता है कि 2 किस्म की स्मगलिंग है। एक तो यहाँ से कश्तियों के ज़रिए कराची से गवादर बाय रोड जाता है, बाय रोड वहाँ से स्पीड बोट्स के ज़रिए फ़िश जो है वो ईरान जाती है, जो कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जो अनऑफिशियल है। और इसकी कितनी मालियत है? वो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1.5 से 200 मिलियन US$ की टूना जो है ना वो स्मगल होती है। मतलब आपकी 50% एक्सपोर्ट्स सिर्फ टूना की ब्लैक मार्केट में ब्लैक मार्केट में चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो ईरानी वेसल हैं वो पाकिस्तानी पानियों में शिकार करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी ईरानी वेसल हैं वो उनमें 50% पाकिस्तान में बनते हैं। जब वो पाकिस्तान में बनते हैं तो पाकिस्तान में वो रजिस्टर हो जाते हैं, उन पे पाकिस्तानी फ्लैग लग जाता है। उसके बाद वो ईरान चले जाते हैं, ईरान में भी रजिस्टर हो जाते हैं। फिर जब वो शिकार के लिए आते हैं तो पाकिस्तानी पानियों में जब इंटर होते हैं तो पाकिस्तानी फ्लैग लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जब कैच अपनी कर लेते हैं तो वहाँ से फिर ईरान में इंटर हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये 2 ज़रियों से यहाँ पे, तो कराची टू गवादर बाय रोड एंड देन गवादर टू ईरान स्पीड बोट के जरिए। सही है, ठीक है। यानी एक तो ये, दूसरा यानी ये 3 मेन पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सही है। एक हमारी फ़िश की स्मगलिंग हो रही है, दूसरा हमें जो है ना हमें वैल्यू एडिशन की तरफ आना है। वैल्यू एडिशन के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए हमें। तीसरा हमारे जो बिल हैं, ख़ासकर बिजली का बिल, सही है, वो बहुत, उसका जो यानी कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। इस वक्त 58% हमारी कॉस्ट जो है ना हमारी इंडस्ट्री की वो बिजली की है, इलेक्ट्रिक की 58%। अगर हम मंथली कॉस्ट अपनी निकालते हैं तो 58% जो है ना वो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है। सही है। तो ये अगर ये हाफ हो जाए और हमें उन इंडस्ट्री के साथ शामिल कर लें जो 5 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको उन्होंने 0 रेटेड किया हुआ है, तो हम अपनी एक्सपोर्ट को 5 गुना बढ़ा सकते हैं। ये 4.5 को हम लोग जो है ना 1.25 बिलियन ले जा सकते हैं, इजीली ले जा सकते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट से इस फोरम पे एक मुतालबा ये करते हैं, देखें हमें आप टारगेट दे दो कि भैया आपके पास ये 2 साल का टाइम है, 2 साल में हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं, 2 साल में आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाओ। अगर हम 2 साल के अंदर वो कर नहीं सकते, टारगेट नहीं अचीव कर सकते, आप अपने बेनिफिट वापस ले लो हमसे। ठीक है, ठीक है। मैं इसी हम के ऊपर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सरदार शौकत पपोजई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने पिछले प्रोग्राम में भी इसकी तरफ इशारा किया था, फिशरीज का एक जो मसला है, सेक्टर की ग्रोथ है, उसके ऊपर ज़रा बताइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर आपने पिक किया है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोस्ट जो है जिसमें बलूचिस्तान और सिंध दो सूबे जो हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों सूबों की सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट इनको इग्नोर करती रही है और इग्नोर कर रही है। मैं ज्यादा सुन नहीं सका, आपके जो मेहमान बैठे हुए हैं नेचुरली वो फिशरीज से होंगे और उन्होंने ये मेरी जैसी बातें की। मैं आपको समराइज कर देता हूँ। 4 अहम सजेशंस दिए हैं फिशरीज सेक्टर के लोगों ने। एक तो ये कहा है कि जो वैल्यू एडिशन है उसमें अच्छा खासा ग्रॉस मार्जिन है जो हमारा मिस हो जाता है, तो हमें वैल्यू एडिशन के लिए सपोर्ट दी जाए। दूसरा, बिजली के बिल जो तकरीबन 55 से 60% के दरमियान उनकी कॉस्ट का पड़ जाते हैं रेफ्रिजरेशन की वजह से, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दी जाए। प्लस जो कि इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़ हैं, जो कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं जो कि 25 से 30% के अराउंड है रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए, जो प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें छूट दी जाए। और स्मगलिंग जो कराची से गवादर बाय रोड एंड देन गवादर टू ईरान थ्रू स्पीड बोट्स होती है ट्यूना फिश की और मुख्तलिफ अकसाम की, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाएँ। जी माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल करेक्ट सजेशन है। सबसे पहले देखिए, दुनिया की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो वैल्यू एडिशन के ऊपर सक्सेसफुल हैं। तो वैल्यू एडिशन वो फिशरीज की हो या किसी सेक्टर की हो, इट इज मस्ट इन प्रेजेंट टाइम्स। उसको गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट तमाम इंडस्ट्री को सब्सिडी देती है, बिजली पे, गैस पे, फिर फिशरीज पे क्यों नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल इनको देनी चाहिए। ये दो इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करने लगा हूँ, जी ओपन सी जो फिशिंग है, जो फॉरेन ट्रॉलर्स आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे फिशरमैन को कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और उन्होंने इन ट्रॉलर्स को अलाउ किया और वो ट्रॉलर्स जो है इनका बहुत सा कैच करके चले जाते हैं क्योंकि उनके पास मॉडर्न ट्रॉलर्स हैं, फिर उनके साइज भी बड़े हैं। जी तो मुझे सरदार साहब ये बताइएगा, मुझे आई एम सॉरी, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अभी लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है गवर्नमेंट की जानिब से जिसमें इन्होंने फिशरमैन्स के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराया, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज? इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली विदाउट फर्दर डिले और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देखें, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको बोला जाता है फिशरमैन, जो फिशरी सेक्टर है इसमें बहुत सी चीजें बोली जाती हैं लेकिन वो की नहीं जाती। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को डेफिनेटली तो फिशरमैन सोसाइटीज हैं या फिशरमैन एसोसिएशन हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आगे चलना चाहिए। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे अर्ज करूंगा, देखिए तमाम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है। अनफॉर्चुनेटली फिशरी सेक्टर में जो फिशरमैन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ी, वो लो से मीडियम भी नहीं हो सकी। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट आपको लेना होगा। आप कहीं भी फिशरीज में चले जाएं, आप कराची में चले जाएं, ग्वादर में चले जाएं, पसनी में चले जाएं, दूसरे जो इलाके हैं उनमें चले जाएं, ये इशू है। दिस कैन ओनली बी डन क्योंकि अगर इनको कमर्शियल वॉर फुटिंग पे आगे करें। आप देखें, गवर्नमेंट इनको एजुकेशन नहीं देती, दुनिया में टेक्निकल नो हाउ चाहिए फिशरमैन को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न ट्रॉलर्स आ गए हैं, बोट्स आ गई हैं, वो इनको नहीं मुहैया होती। सरदार साहब एक इशू ये सरदार साहब, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर की अपनी भी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर पिछले 7-8 साल में इसी फिशरी सेक्टर में स्मगलिंग भी हुई है, लोगों ने प्रॉफिट्स भी कमाए हैं, एक्सेसिव प्रॉफिट्स भी कमाए हैं, लेकिन वो कन्वर्ट होके इनोवेशन में वापस नहीं आए। अब हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट आपको पॉलिसी दे सकती है, लेना पॉलिसी अवेल करना आपका काम है। गवर्नमेंट आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का खुद आगे आना, खुद अपने आप को इनोवेटिव बनाना, इसमें हर चीज़ गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते सरदार साहब। देखिए, आपने स्मगलिंग की बात की, उसमें बहुत कम लोग होंगे। मैं समझता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, जो ओरिजिनल जेन्युइन फिशरमैन है वो ये काम नहीं करता होगा। अब ये बताइए ना, आप मुझे बताइए, एसोसिएशन के जो हेड हैं ये उन्होंने बहुत ही की इनसाइट दी है कि तकरीबन जो 50% है आपकी एक्सपोर्ट का, वो तो आपका स्मगल हो जाता है टूना की सूरत में, तो ये छोटी फिगर तो नहीं है। नहीं, ये इसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? आपके पास मेरीन सिक्योरिटी एजेंसी है, आपके पास कोस्ट गार्ड है, आप ठीक तो अपने इदारों को फाल करें। अभी ये तो बात ठीक है कि आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रेगुलेटर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन माय क्वेश्चन इज
कि पैसा तो आ रहा है फिशरीज में, माय अगेन आर्ग्यूमेंट इज कि फिशरी में कुछ लोगों के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये क्या बात है कि कोई एक अच्छा भी फिशरीज का एक्सपोर्टर नहीं है जो कि बड़ी हाई क्वालिटी की बोट्स मुतारिफ करा सके और उसको फर्दर अपनी इनोवेशन को बढ़ा सके. सो इनोवेशन इज नॉट अ रेगुलेटरी क्वेश्चन, माय आर्ग्यूमेंट इज. It's a very simple formula and very simple answer is that the lowest level of fishermen is not being empowered. आप जो बड़े लोग जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो फिशरी सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री और कोल्ड स्टोरेज लगा के बैठे हुए, वो लोग एक्चुअली दे आर मोर ऑफ अ ट्रेडर, दे आर नॉट एक्चुअली द फिशरमैन. बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों की. आपको फिशरमैन को इंपावर करना होगा, उनमें अकल और शऊर आएगा, टेक्नोलॉजी उनके पास आएगी, फिर वो अपनी चीजों को वैल्यूएट करके वैल्यू डिमांड करेंगे. लेकिन एक चीज ज़हन में रख ले गवर्नमेंट, पॉलिसी इज नॉट इनफ. विद द पॉलिसी यू हैव टू गिव इंसेंटिव. आप फिशरीज को क्या इंसेंटिव देते हैं? ये मेरे भाई ने बोला ना आपको. आई गॉट योर पॉइंट सिद्धार्थ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. नाज़रीन देखिए, अभी बड़ी हेल्दी डिबेट चल रही है. हमने देखा कि की पॉइंट्स भी हाईलाइट किए फिशरीज की तरफ से, गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं वो भी पता लगे कि गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं लेकिन वो इनको पता ही नहीं है. और जब पता नहीं होते तो फिर आपको ऑब्वियसली जब अनसर्टेनिटी का वैक्यूम होता है तो आपके क्वेश्चन मार्क्स आते हैं. सो प्लीज़ हमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा कि क्यों एक तो ये एज अ इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, और गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाए हैं ये दो बहुत ही अहम है. तो आप स्टेट बैंक के लोन, प्रेफरेंशियल लोन की बात की गई, अभी छोटे फिशरमैन की बात कर रहे थे, तो छोटे फिशरमैन के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम अभी लास्ट वीक तो आया है. क्यों इतना ज़रूरी है कि तमाम तरह फिशरीज के लोगों को इसके बारे में बताया जाए चीज़ें? क्या ये काफ़ी टावरिंग किस्म का सवाल है और काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें है. होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ अब दे दी हैं उसकी एजुकेशन आए और उसको अवेल किया जाए. इसमें सबसे बड़ी बात जो है ये कि बिज़नेस कम्युनिटी इसमें इंटरेस्ट ले, अपने इस सेक्टर को वाइबल बनाए, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इसमें अट्रैक्ट हों. और जब ये सारी चीज़ें मिलकर होंगी तो आई थिंक ये वो पोटेंशियल सेक्टर है जिसकी तरफ अगर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए. तो गवर्नमेंट ने जो रियलाइजेशन की है कि रेवेन्यू जनरेशन एक्सपोर्ट से ही पॉसिबल है और वो जेन्युइन जरिया है रेवेन्यू को जनरेट करने का, एक्सपोर्ट्स, तो उसकी ग्रो होना ज़रूरी है. तो एक्सपोर्ट्स ऑफ फिशरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सी फूड, इसको जिस हद तक अच्छे तरीके पे आगे बढ़ाया जाए, इसको कामयाब बनाया जाए, इसमें गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के साथ बिजनेस कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पार्टिसिपेशन, ये सब मिलकर अगर, और जो इंसेंटिव्स आए ऑफ कोर्स, वो सब मिलकर अगर काम किया जाए तो ये वैल्यू एडिशन के साथ साथ ये एक तरह की जो सिक इंडस्ट्री है ये रिवाइव हो जाएगी और हम देखेंगे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स को मीट करने में कामयाब हो जाए. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक रहमान साहब. कुंडी साहब, अब फाइनल रिमार्क्स आपके कि आपको किस तरीके से जो की 2-3 गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, आर यू गोइंग टू परमिएट दैट, इससे कनेक्ट होंगे मिनिस्ट्री के साथ, उसको एजुकेट करेंगे? यानी देखें ना, अभी तक जो है ना फिशरी को कोई इंसेंटिव नहीं मिले. सही है, पॉलिसीज़ हैं, बेशक हैं, अच्छी पॉलिसीज़ हैं, उसमें चीज़ें हैं, लेकिन हमारी फिश इंडस्ट्री को ना अभी तक कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से तो कुंडी साहब उसी वक्त मिलेंगे ना कि आप जब तक ये पॉलिसीज को अवेल नहीं करेंगे तो इंसेंटिव कैसे बनेंगे? मुझे आप बता दें, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने पॉलिसी पढ़ी है? जी, हमने जो बेसिक पॉलिसी आई है उसके बारे में हमने बेसिक डिस्कशन भी किया है. लेकिन आपके मेरा क्वेश्चन ये है हम ये बात कर रहे हैं, देखिए पॉलिसी हम एसोसिएशन नहीं है. जी जी, अगेन द क्वेश्चन इज हम लोगों के जो मुतालबात हैं, जो हम लोगों को गवर्नमेंट से चाहिए, वो हम रिटर्न में दे चुके हैं. और ये चार मुतालबात हैं. बिल्कुल, ये 4 मेन मुतालबात हैं और हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, मैरीटाइम को, ठीक है, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर तक भी ये पहुँचा चुके हैं. ठीक है ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. हम रिक्वेस्ट करते हैं मिनिस्ट्री से. नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने का. ऑन द कंक्लूडिंग रिमार्क्स, हमें ये देखना होगा कि गवर्नमेंट इज़ टेकिंग सर्टन की मेजर्स यहाँ पे, जो कि इंडस्ट्री के लिए भी हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हैं, फिशरीज़ के लिए भी हैं, मैरीटाइम एसोसिएशंस की तरफ से भी काफ़ी इकदाम उठाए गए हैं. द क्वेश्चन इज़ कि उन इकदाम जो उठाए गए हैं, फॉर एग्जांपल लोन की पॉलिसी हो गई, अभी लास्ट वीक कामयाब जवान प्रोग्राम को एक्सटेंड किया है फिशरमैन की तरफ, इनको प्रॉपर तौर पे कम्युनिकेट किया जाए तमाम तर छोटे फार्मर्स को, ख़ासतौर पे छोटे वो लोग जो कि फिशरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बताया जाए, उनको एजुकेट किया जाए और उनको कनेक्ट किया जाए इस फाइनेंसिंग चैनल से. बिकॉज जब तक छोटे फिशरमैन फाइनेंसिंग चैनल से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक वो इनोवेशन नहीं ला पाएंगे, जब तक वो अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे, जब तक प्लांट्स इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, और ये जो खदशात हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो बरकरार रहेंगे.
सो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द पॉलिसी। नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि यहाँ से किस तरह से आप फिशरीज से वाबस्ता लोगों को इनसे कनेक्ट करें और ये फैसिलिटीज़ अवेल कराई जाएँ। 4 अहम चीज़ें जो कि हमें की सजेशंस प्रोग्राम में मिली, उसमें एक तो वैल्यू एडिशन को प्रमोट किया जाए, वैल्यू एडिशन के लिए इंसेंटिव दिए जाएं, बिकॉज इतना ह्यूज मार्जिन होता है कि यहाँ से वो प्रोडक्ट जो कि लो वैल्यू एडिड है वो फिशरीज वाले बेच देते हैं और आगे वो लोग ट्रेडर्स परचेज करके हाई वैल्यू एडिड बना के उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सजेशन दी गई कि इसको इम्प्रूव किया जाए। दूसरा, बिल्स में थोड़ी सी कमी की जाए, प्रेफरेंशियल सेक्टर के तौर पे, खासतौर पे यूटिलिटी बिल्स को कम किया जाए इस सेक्टर के लिए। तीसरा, इंपॉर्टेंट इंपोर्ट ड्यूटीज़ उन प्लांट्स के लिए जो कि की प्रोडक्ट्स को या की इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं फिशरीज़ के लिए, उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की जाएँ। चौथा, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाएँ। ये तमाम तरह की सजेशन फिशरीज़ की इंपोर्ट और ख़ास तौर पे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।